जैसे हम आरएनए के बारे में बात कर रहे थे कि आरएनए का काम क्या होता है। आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। जैसे इसीलिए इसे कहते हैं इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो आरएनए होता है इसे राइबोसोम्स, राइबोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बॉडी की सेल्स को 22 टाइप्स के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से हमारी बॉडी खुद ही निर्माण करती है 12 प्रोटीन्स का, और 10 जो प्रोटीन होते हैं 10 प्रोटीन्स को हम हमारे डाइट के रूप में ले लेते हैं। डाइट के रूप में मतलब हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर ध्यान देना है बस वो है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन हम हमारी डाइट में लेते हैं। जैसे कि 10 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, 10 टाइप्स के जो प्रोटीन होते हैं वो हम हमारे फूड के द्वारा ले लेते हैं। जैसे हमने अंडा खाया, एक प्रोटीन वहाँ से मिल गया। जैसे हमने गाजर खाया, कुछ प्रोटीन वहाँ से मिल गया। इस प्रकार से हम जो भी चीज़ें खाते हैं प्रोटीन से युक्त, उन प्रोटीन्स से हमें 10 टाइप्स के प्रोटीन्स मिल जाते हैं। बचे हुए 12 प्रोटीन्स का निर्माण कौन करता है, हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आरएनए का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और सबसे हाई अमाउंट में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कौन बनाता है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का सबसे लार्ज पार्ट बनाता है। हमारी बॉडी का सबसे लार्ज पार्ट क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे लार्ज पार्ट होता है स्किन। स्किन से कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि हाई अमाउंट इन प्रोटीन, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और इसका निर्माण हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन करता है, जो कि क्या होता है, स्किन होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण न्यूक्लियस में पाए जाने वाले आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। ये 12 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और अब आगे देख लेते हैं जो आरएनए होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सबसे फर्स्ट होता है mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप होता है rRNA, जिसे राइबोस आरएनए भी कहा जाता है। एंड थर्ड टाइप होता है थर्ड टाइप होता है tRNA, जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। अब आइए जो तीनों टाइप्स होते हैं आरएनए के, इसे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्क्राइब कर ले। सबसे फर्स्ट होता है mRNA, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। मतलब ये mRNA का काम यह होता है कि यह हमारी सेल्स के जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे मैसेज लेकर के आता है कि किस पार्ट को कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर सेकेंड इज़ rRNA, राइबोस। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया है राइबोस। rRNA इसे जानते हैं राइबोस के नाम से, और राइबोस का नाम जहाँ भी आता है, राइबोस का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, मतलब प्रोटीन को बनाना। तो mRNA मैसेज लेकर के आता है किस ऑर्गन्स को, किस पार्ट को कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, और उसके अनुसार rRNA, राइबोस, ये उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को बनाता है। अब देखिए थर्ड आरएनए जो होता है वह है tRNA। tRNA इसे कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है कि जो भी rRNA ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया है, प्रोटीन को बनाया है, उसे रिक्वायरमेंट के अनुसार उस ऑर्गन्स के पास में ट्रांसफ़र करना। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। mRNA मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोस आरएनए, और थर्ड होता है tRNA मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन आरएनए
जो होता है वह होता है rRNA, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये मेन RNA होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों टाइप्स के RNA में सबसे छोटा RNA कौन सा होता है, तो सबसे छोटा या सबसे स्मॉलेस्ट RNA होता है rRNA, स्मॉलेस्ट RNA। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा DNA के बारे में भी। DNA के ऊपर, जैसे DNA के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। अब जान लेते हैं क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये लगे हुए होते हैं DNA के ऊपर, इसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ऑन DNA, क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं DNA के साथ। ये कब दिखाई पड़ते हैं? क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन सेल डिवीज़न, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये सेल डिवीज़न के समय दिखाई देते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कितनी पेयर्स में होते हैं? क्रोमोसोम्स जो होते हैं हर एक पर्सन के अंदर 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और सेकंड होता है एलोसोम्स। जिसमें जो ऑटोसोम्स होते हैं ये 22 पेयर्स में होते हैं और एलोसोम्स जो होते हैं ये सिर्फ 1 पेयर्स में पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स है 2 टाइप्स के हैं। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स में, मतलब 22 पेयर्स में है, इसका मतलब पेयर्स में है तो ये 22 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2 में, तो हो जाएंगे 44 क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ऑटोसोम्स 44 होते हैं, एलोसोम्स सिर्फ 1 पेयर्स में होता है, इसलिए ये होते हैं सिर्फ 2, 1 पेयर्स के 2 होते हैं। आगे हम इनके बारे में सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे डिटेल में, जो मैं आपको अपनी लाइव क्लास में दिखाऊंगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेल में कौन सा ऑर्गन्स पाया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सेल में। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये एक कंप्लीट सेल दी हुई है। सेल के अंदर यहाँ पर कई माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिनका इंटरनली स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना DNA भी होता है। हमने इससे पहले न्यूक्लियस में जो DNA और RNA पढ़ा था, उसमें एक डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो DNA होता है, DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। और जो RNA होता है, RNA कहाँ कहाँ पर होता है? RNA होता है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। सेल का मेन पार्ट होता है, सेल का ब्रेन होता है, सेल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA और भी एनर्जी पाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 टाइप्स की लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आउटर लेयर, जो बाहर का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कहलाता है आउटर लेयर। और ये जो अंदर का पार्ट होता है ये कहलाता है इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन। ये फोल्ड ATP बनाने वाली केमिकल रिएक्शंस के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ATP बनाने के लिए, ATP जो होती है, ATP हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के रूप में स्टोर होती है और ये एक केमिकल रिएक्शंस के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या होता है इसके अंदर।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कंप्लीट रूप से सेल होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी सेल की एनर्जी होती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। देखिए, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करते हैं। बॉडी नया केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए तथा मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कई बार ये होता है कि 1 दिन या 2 दिन तक भोजन नहीं करते हैं, तब भी हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी बनी हुई होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वह एनर्जी हमें सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस एनर्जी को प्रोवाइड करते रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस टाइप की सेल्स पाई जाती है, उन्हें 24 आवर्स हर टाइम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी सेल का एक पार्ट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंप्लीट रूप से एक सेल है। सेल के आउटर में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और यहाँ पर आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ये बीच में एक जो ऑर्गेनेल्स है ये होता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के पार्ट आप देख सकते हैं। लाइसोसोम के पार्ट में होता है आउटर मेम्ब्रेन, लिपिड लेयर, मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर, या इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब आइए आगे देख लेते हैं। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। जो लाइसोसोम होता है इसे एक सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं इसे? इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ है, हाइड्रोलाइटिक मतलब हो गया एक फ्लूइड जिसमें वाटर भरा होता है। लाइटिक मतलब हो गया ये एक अपघटीय एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है अपघटीय एंजाइम। जहाँ पर एंजाइम शब्द आता है, एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम का मतलब यह होता है कि बाहर से जो फॉरेन या बाहर से जो भी चीज़ें आती है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना। जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारे सलाइवा में पाया जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और आप बेसिकली जानते होंगे कि जो भी फूड को या जो भी चीज़ों को हम इनहेल करते हैं या खाते हैं, वो हमारी सलाइवा में मिक्स हो करके जो बड़े पार्ट होते हैं वो छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है और स्टमक में चले जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एंजाइम भी एक इसी प्रकार का काम करता है। अब ये देख लेते हैं कि जो एंजाइम होता है इसका पीएच कितना होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है इसका पीएच होता है 4 to 5। इसका पीएच होता है 4 to 5। इसका मतलब जो भी एंजाइम होते हैं अगर उनका पीएच 7 से कम होता है तो उनका जो बेस होता है वो होता है एसिडिक, और एसिडिक बेस किसी भी पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखिए लाइसोसोम का फंक्शन समझ लेते हैं। आपको मैंने इससे पहले बताया कि जो लाइसोसोम होता है उसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आत्मघाती थैली के नाम से। मतलब ये बाहर से आने वाले फॉरेन जो होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट अगर इसके अंदर इन लेयर्स से सीधे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में आ जाए तो वो
वो पार्टिकल्स यहाँ पर आकर के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ये हमारी सेल्स में दूसरे कई प्रकार के जो फ्लोरेसेंट वायरस, बैक्टीरिया या और भी जो पार्टिकल्स अगर वो हमारी सेल्स में आ जाए तो लाइसोसोम क्या करता है, उसे अपने अंदर ले करके उसे किल कर देता है, उसे मार देता है। इसका काम होता है कि जो भी बॉडी के अंदर बाहर से फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स आते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, उसे ये किल कर देता है, किल करके नष्ट कर देता है। जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर फट जाती है, इसकी थैली अगर फट जाती है तो ये अपनी नई सेल्स बनाना शुरू कर देता है। आइए आगे देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि लाइसोसोम क्या करता है। लाइसोसोम जैसे ही फटता है एक नया सेल बनाना शुरू हो जाता है। इसके अंदर ये एसिड फॉस्फेट भी होता है इसमें। आइए इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। सेल के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा ओल्ड ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम में चले जाते हैं। उन्हें लाइसोसोम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देन सेकेंड इज़ लाइसोसोम में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक डाउन करने में सक्षम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंजाइम वर्ड जहाँ भी आता है वो बड़े कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल करता है। यहाँ पर लाइसोसोम में भी पावरफुल एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को ब्रेक डाउन करने में सक्षम होते हैं। देन नेक्स्ट इज सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस के कारण जब सेल्स डैमेज या मृत हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इस लाइसोसोम्स को सेल का आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अगर इसकी थैली, ये जो लाइसोसोम है ये पूरी सेल है, अगर इसकी थैली फट जाए तो ये इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक फ्लूइड पाया जाता है वो सेल के अदर पार्ट्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है या उन्हें भी नष्ट कर लेता है और अपने जैसी सेल्स को बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम को बनाते हैं। लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम को बनाते हैं और अपने बाहर से छोड़ते जाते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहा है कि जो लाइसोसोम्स होता है अगर उसकी थैली वैसे तो कभी फटती नहीं है लेकिन अगर बाय द वे फट जाए तो ये सेल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए सेल को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। जैसे अब हमारी बॉडी में सेल्स कौन कौन सी होती है, जो लाइसोसोम्स होता है ये ब्लड कैंसर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होती है। जब ब्लड कैंसर अगर किसी पर्सन को हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लाइसोसोम की थैली फट जाती है और फटने के बाद वो सेल्स को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है और ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसे भी डाइजेस्ट करके ये एक नई सेल का निर्माण कर लेती है। और जब ब्लड कैंसर होता है तो कैंसर क्या है, एबनॉर्मल सेल्स और टिश्यूज़ की ग्रोथ। जब यहाँ पर लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है तो वो कैंसर में भी, ब्लड कैंसर में बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के अत्यधिक सेल्स को बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम्स। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारी सेल्स का राइबोसोम्स। जैसे कि आप एक सेल देख रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ी सी सेल्स है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। इसी प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे पाए जाते हैं राइबोसोम्स।
अब देखिए राइबोसोम्स क्या है, ये सेल्स इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमने न्यूक्लियस में इससे पहले राइबोसोम्स देखा था, राइबो न्यूक्लिक एसिड में। दूसरा हमने राइबोसोम्स बाहर देखा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेल्स है, ये जो सेल है, सेल के बाहर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि यहाँ पर राइबोसोम्स पाया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि राइबोसोम्स है, और एक राइबोसोम्स जो होता है वो है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर जो राइबोसोम्स होता है इसका काम भी क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना तथा प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ऑर्गेनेल्स के पास पहुँचाना। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसलिए जहाँ पर भी राइबोसोम्स जैसे वर्ड आते हैं वहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है और यह ध्यान देना है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। आइए जानते हैं राइबोसोम्स क्या है। इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स क्या होती है, प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल इज़ राइबोसोम्स। सेल का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस, और सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, राइबोसोम्स। ये क्या करता है, इसका काम यह होता है कि प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना और उसका संश्लेषण करना। अब देखिए प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है 7S एंड सेकंड होता है 80S। फर्स्ट जो है 70S ये पाया जाता है बैक्टीरिया, जीवाणु में, और 80S प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब 70S बैक्टीरिया में क्यों पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया छोटे होते हैं, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स इसमें 18S प्रोटीन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बड़े होते हैं, इनकी सेल्स बड़ी होती हैं, इनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेल का। नेक्स्ट पार्ट होता है गोल्जी बॉडी, जिसे हम कहते हैं गोल्जी काय। ये गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इससे कहा जाता है सेल की मदर, या अगर हम ऐसे समझे कि इट इज़ अ मदर ऑफ सेल इज़ कॉल्ड गोल्जी बॉडी। सेल की जो मदर है वो होती है गोल्जी बॉडी। इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए आगे देखते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है इसे कहते हैं पैकिंग करने वाला ऑर्गेनेला, या इसे बंडल बांधने वाला भी कहते हैं, या इसे कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसे पैकेजर या बंडल या ट्रैफिक पुलिस या मदर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। जो गोल्जी बॉडी होती है इस प्रकार के शेप में पाई जाती है। आप देख सकते हो कि इसमें छोटे छोटे होल दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटीन। ये इधर उधर से जो भी राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन को पैक करने का काम करता है, और पैक करने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया या अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें देने का काम करता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि जो भी वाहन होते हैं या जहाँ पर भी क्राउड एरिया होता है वहाँ पर पब्लिक को एक साइड में करना। वैसे ही यहाँ पर गोल्जी का या गोल्जी बॉडी का काम होता है कि यहाँ पर अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये उसे पैक कर देता है, एक बंडल के रूप में बांध देता है और एक ट्रैफिक पुलिस के रूप में एक तरफ कर देता है, या आवश्यकता अनुसार जहाँ पर यूज़ है वहाँ उसे पहुँचा देता है। और जैसे इसे मदर ऑफ सेल कहते हैं, इसका नाम मदर ऑफ सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारी जो मदर होती है हमारा सामान पैक करती है।
उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ बुक में दिया हुआ है कि इट इज़ अ मदर ऑफ सेल, कि मदर जैसे हमारे सामान को पैक करती है वैसे ही ये भी प्रोटीन को पैक करके आवश्यकता अनुसार उन अंगों तक या और उन ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गोल्जी बॉडी। इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। ये सबसे पहले प्रोटीन को रिसीव करता है। जैसे ही गोल्जी बॉडी प्रोटीन को रिसीव करता है ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है जिसे सेल यूज़ करते हैं। जैसे ही क्या होता है, गोल्जी बॉडी प्रोटीन को यूज़ करता है, रिसीव करता है, ये कस्टमाइज फॉर्म में हो जाता है और सेल इसे क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती है। दूसरे मटेरियल जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में ऐड करता है। जैसे दूसरे और भी मटेरियल्स जो सेल में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड, ये क्या करता है, प्रोटीन में उन्हें भी ऐड कर देता है। आइए अब नेक्स्ट ऑर्गन्स देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स के बीच में ग्रीन कलरेशन से जो दर्शाया हुआ है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम स्टडी कर लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट नेम होता है ER, इसे शॉर्ट में कहते हैं ER। अब देखिए राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन्हीं ऑर्गेनेल्स में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। जब प्रोटीन इसमें बन जाता है तो साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव करता है। क्या, राइबोसोम मतलब प्रोटीन कहाँ मूव करता है फ्रीली, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, सेल्स में। जब सेल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है तो यहीं पर राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं और धीरे धीरे ये किस में अटैच होते जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते जाते हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज़ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों की लोकेशंस हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है। दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज़ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये पाया जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस के पास में ही जो फर्स्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बट यहाँ पर हमने अभी देखा कि 2 टाइप्स के रेटिकुलम्स पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के पास वाला रेटिकुलम होता है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एकदम अटैच जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब इतना पार्ट जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और इसके बाहर इस तरफ जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मतलब हम इसे ईज़िली समझ सकते हैं कि नियर बाय न्यूक्लियस is present of rough endoplasmic reticulum and जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
न्यूक्लियस से दूर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा जाता है तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर कैसे अटैच होता है। इस प्रकार का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। और ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पहले ही आपको बताया कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास में। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास में क्या है? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या लगे हैं? राइबोसोम्स। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है। आरएनए किस चीज़ का सिंथेसिस कर रहा है? प्रोटीन का या राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स यहाँ से जैसे ही बनकर बाहर निकलते हैं अटैच हो जाते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच होते जाते हैं तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर क्या होता है? स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ से उसे प्रोटीन तुरंत मिलते जा रहा है और उसी में अटैच होते जाता है। अब सेकंड देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बड़ा सा सेल बना हुआ है। सेल में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें राइबोसोम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी कुछ मात्रा में राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स या प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ न्यूक्लियस के पास होने के कारण इसमें राइबोसोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर देन होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होता है। यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियस से दूर होने के कारण कम स्टेबल होता है और इसमें राइबोसोम्स भी कम पाए जाते हैं, प्रोटीन भी कम पाए जाते हैं। ठीक है, कम पाए जाते हैं तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम यह होता है कि ये लिपिड्स का सिंथेसिस करना, मतलब ये वसा को सिंथेसिस करता है। कौन वसा को सिंथेसिस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किस चीज़ के कारण स्टेबल हो जाता है? राइबोसोम्स के कारण स्टेबल हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो मैंने आप लोग को बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के पास में होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है वैक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट है सेल का वैक्यूल्स। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक बड़ी सी सेल्स दी हुई है। ये सेल ली है मैंने प्लांट सेल से। प्लांट सेल और एनिमल सेल लगभग इक्वल ही होती है, बट कुछ पार्ट इसमें होते हैं और कुछ पार्ट इसमें नहीं होते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे एनिमल सेल्स के ऊपर। ये है एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है जो कि आउटर लेयर होती है। इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स भी दोनों सेल में पाया जाता है। हमें बात करनी है मेनली इसकी वैक्यूल्स की। अब इसमें देख सकते हैं आप वैक्यूल्स किस प्रकार का होता है। एक खाली जगह दिखाई दे रही है आपको जो कहलाती है वैक्यूल्स। इस प्रकार से वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका, मतलब इम्पैथी स्पेस, खाली जगह। इट इज़ अ पॉकेट ऑफ सेल। जो वैक्यूल्स होती है ये एक खाली जगह होती है और हम इसे दूसरे शब्दों में जान सकते हैं पॉकेट ऑफ सेल्स, मतलब हमारे
हमारे जो पॉकेट्स होते हैं वो खाली होते हैं, ठीक है। पॉकेट्स खाली क्यों होते हैं? क्योंकि आवश्यकता अनुसार हम उसमें कोई भी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स के लिए जो वैक्यूल्स है, इनका यह फंक्शन होता है कि ये रिज़र्व फूड को रखती है। जैसे जो वैक्यूल्स है, इसका काम यह होता है कि आवश्यकता अनुसार कुछ फूड को स्टोर कर लेना, क्योंकि हमारी सेल्स 24 आवर्स काम करती है। 24 आवर्स इसे काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक पावर हाउस है हमारे पास, लेकिन जब उस समय भी उसके पास अगर कुछ ना हो, तब हमारी रित्तिका वहाँ पर रिज़र्व फूड को या जो स्टोर फूड होता है उसे वो प्रदान करती है, जिससे कि हमारी सेल्स दोबारा से काम करने में सक्षम हो जाए। इसे कहते हैं क्या? वैक्यूल्स। आइए वैक्यूल्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम जो फूड लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज़ के रूप में। ग्लूकोज़ के रूप में जब हमें हमारा भोजन एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज़ का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। जब ग्लूकोज़ का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है, तो तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। जब एटीपी बनता है तो एटीपी चली जाती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और ये एनर्जी के पास रूप में स्टोर हो जाती है। H2O भी बनता है, वाटर भी बनता है। तो वाटर हमारी बॉडी में 70% पाया जाता है, तो वाटर का भी यूज़ हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पायरेशन में एक्सपायरेशंस के रूप में उसे बाहर कर देते हैं। अब देखिए, जब हम कोई भी फूड को खाते हैं, तो फूड हम 3 प्रकार से खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर स्टोर होता है? ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, सेल्स के वैक्यूल्स में जा कर के स्टोर हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आप ध्यान रखिए कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है? फूड को रिज़र्व करना, और ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर होता है। और अगर हम देखें, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। और अगर हम देखें प्लांट सेल में ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पर होता है? स्टार्च के रूप में होता है और रूट में होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है। और अगर हम इंसेक्ट की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो काइटिन के रूप में उनकी आउटर लेयर में होता है यह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देख सकते हैं आप, वैक्यूल्स सॉलिड तथा लिक्विड पदार्थों का स्टोरेज थैली होती है इस प्रकार से। अब लास्ट पार्ट देखते हैं हम सेल का, जिसे कहते हैं प्लास्टाइड। व्हाट इज़ द प्लास्टाइड? प्लास्टाइड के बारे में आपने सुना होगा। ये प्लास्टाइड जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर फाउंड होता है? इट इज़ फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये कहाँ पर फाउंड होता है? ये फाउंड होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये जो प्लास्टाइड होता है ये फाउंड नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम यह होता है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करता है। मतलब आप लोग ने देखा होगा कई प्रकार के फ्लावर्स होते हैं जिनका अलग अलग कलर होता है, इसलिए ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फाउंड नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मेलानिन। जिसे हम क्या कहते हैं? मेलानिन, जो हमारी स्किन को कलर देता है। और हमारी स्किन का कलर एक तो 2 ही कलर होते हैं, एक डार्क होता है और एक फेयर होता है। जब हमारी बॉडी में मेलानिन इंक्रीज्ड हो जाता है, जब हमारी बॉडी में मेलानिन
जो स्किन पिगमेंट होता है अगर ये बढ़ जाता है तो हमारा कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है। और जब मेलानिन अगर हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाता है या कम हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, एक्सेसिव फेयर हो जाते हैं। अगर सही अमाउंट में हो तो एलियन कलर होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में प्लास्टाइड नहीं पाया जाता। अगर प्लास्टाइड पाया जाता तो हम कैसे दिखते हैं, हम भी कलरफुल होते हैं। फिर मम्मी क्या बुलाती, मेरा बेटा लाल है, मेरा बेटा काला है, वो पड़ोसन का बेटा हरा है। इसलिए अच्छा हुआ कि हमारी बॉडी में इस प्रकार का पिगमेंट या प्लास्टाइड नहीं है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे सनलाइट में मेलानिन क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा सनलाइट में हो, तेज़ धूप में हो, तो हमारी बॉडी में मेलानिन एक्सेसिव अमाउंट में बनता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में बनता है तो ये क्या हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और जब ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो हम कैसे हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, डार्क कलर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक इसी से एक क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहा है, सो दैट मैं आपको बताऊंगा। मोल जानते होंगे, सभी की बॉडी पर एक एक दो दो मोल्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिल। ब्लैक कलरेशंस का जो कहीं कहीं पर स्पॉट हो जाता है वो क्या है, मोल कहलाता है। जब मोल बनता है या मोल अगर कहीं पर क्रिएट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब हमारी बॉडी में मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पर एक मोल का फॉर्मेशन होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और भी वीडियो जो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आप वीडियो लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, सेल्स में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स की सेल्स होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, ऐसी सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है यहाँ पर उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। आइए देखते हैं आगे, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, किंतु न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, हम इसे भी देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस और अदर स्पेशल पार्ट होते हैं, तथा डीएनए व हिस्टोप्रोटीन के कंबाइन से होने वाली क्रोमेटिन तथा इसके अलावा न्यूक्लियस होते हैं। मतलब न्यूक्लियस अगर है तो यहाँ पर अदर केमिकल रिएक्शंस भी होगी, एटीपी का निर्माण भी होगा, प्रोटीन का निर्माण भी होगा। अदरवाइज प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाता है, ये सिर्फ पाया जाता है डीएनए में, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे बैक्टीरिया, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ये इसे हमने जैसे पहले ही पढ़ा है सबसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स की सेल हमने देखी थी, एक यूनिसेल्युलर सेल और मल्टीसेल्युलर सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, ये सेल्स पाई जाती है यूनिसेल्युलर सेल्स, मतलब एक के कोशिकीय जीव में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स होती है मल्टी सेल्युलर टाइप की। इसमें ये मल्टी सेल्युलर टाइप सेल कहाँ पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। मल्टी सेल्युलर सेल्स का मतलब यह होता है कि एक से अधिक सेल्स का होना, और जो जितनी भी सेल्स होगी सब अपने अपने वर्क को कंप्लीट करेगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ में आया होगा।